प्रकार, ठीक है, त्रिभुजों के प्रकार, ठीक है। त्रिभुजों के प्रकार दो तरीके से त्रिभुज डिसाइड किए जाते हैं, मैं आपको बता देता हूं। एक बेस्ड अपॉन साइड, एक क्या होता है बेस्ड अपॉन साइड। त्रिभुजों के प्रकार का मतलब क्या है, बेस्ड अपॉन साइड, और एक होता है बेस्ड अपॉन एंगल। एक होता है बेस्ड अपॉन एंगल। एक बेस्ड अपॉन साइड और एक बेस्ड अपॉन एंगल, ठीक है। तो बेस्ड अपॉन साइड का मतलब क्या है, बेस्ड अपॉन साइड में कौन कौन से आते हैं, भुजाओं के आधार पे। नंबर एक स्क्लीन ट्राइंगल, SCELENE, स्क्लीन ट्राइंगल। स्क्लीन ट्राइंगल को हिंदी में हम क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। हिंदी में जो इन ट्राइंगल के नाम हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, ऐसे लगता है कोई राक्षस है। विषम बाहु त्रिभुज, स्क्लीन ट्राइंगल विषम बाहु त्रिभुज मतलब क्या है कि ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ठीक है। ऑल एंगल आर डिफरेंट, ऑल एंगल आर डिफरेंट। सभी भुजाएं अलग होती हैं, सभी कोण अलग होते हैं, उसे स्क्लीन ट्राइंगल कहते हैं। लिखा हुआ भी है विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है एक आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स ट्राइंगल, आइसोसेल्स ट्राइंगल का मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। हिंदी से ही पता चल रहा है, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं। दो भुजाएं बराबर होती हैं तो टू साइड्स आर इक्वल, इक्वल एंड दे आर अपोजिट एंगल, उनके सामने के कोण, दे आर अपोजिट एंगल आर इक्वल। दो भुजाएं बराबर होती हैं, उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। दो भुजाएं बराबर होती हैं, उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा है भुजाओं के आधार पर इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ऑल साइड्स आर इक्वल, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। इतनी सी बातें बेसिक आपको लिखनी थी, उसके बाद जब मैं आगे पढ़ाऊंगा और चीजें बताऊंगा तो हम अलग बात करेंगे। अभी इतनी सी बात बताइए, समझ आई नहीं आई। मैंने कहा ज्योमेट्री के अंदर आज हम टाइप्स ऑफ ट्राइंगल की बात करेंगे, त्रिभुजों के प्रकार की बात करेंगे। त्रिभुजों के प्रकार क्या है, बेस्ड अपॉन साइड भुजाओं के आधार पर, और बेस्ड अपॉन एंगल कोण के आधार पर होता है। भुजाओं के आधार पर, कोण के आधार पर होता है, ठीक है। भुजाओं के आधार पर प्रकार कौन कौन से हैं, स्क्लीन ट्राइंगल जिसको विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं, सभी कोण भी अलग अलग होते हैं। फिर सेकंड नंबर पे आइसोसेल्स ट्राइंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसकी दो भुजाएं इक्वल होती हैं और उनके सामने के कोण भी इक्वल होते हैं। दो भुजाएं बराबर, उनके सामने के कोण भी बराबर, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज, तो ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, उनके सामने का 60 डिग्री कोण होता है। इतनी सी बात मुझे बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये मैं लेटर ऑन बताऊंगा, कोशिश करूंगा आज की क्लास में ही बता पाऊं, लेकिन अगर नहीं बता पाए, क्योंकि आज मुझे खत्म करनी है मैक्सिमम चीज लेटर ऑन। चलो देखिए, स्क्लीन ट्राइंगल के बारे में जो आपने जाना, तो अभी तक हम जितना भी पढ़ रहे थे, अभी तक हम जितना भी पढ़ रहे थे वो सब स्क्लीन ट्राइंगल थे। अगर किसी त्रिभुज के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि कोई भुजा कितनी है, कम है, ज्यादा है, तो वो सब क्या है, स्क्लीन ट्राइंगल है, ठीक है। तो मैं फिर भी हल्की फुल्की बातें बता देता हूं। स्क्लीन ट्राइंगल का मतलब क्या है, जैसे एक त्रिभुज है,
ABC, ABC, ABC का मतलब ये कह रहे हैं कि AB भुजा नॉट इक्व टू BC नॉट इक्व टू CA, एंगल A नॉट इक्व टू एंगल B नॉट इक्व टू एंगल C। ये तो होता ही है। दूसरा, जैसे कोई भी ट्राइंगल स्क्लीन है तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि ट्राइंगल कैसा भी हो, इन सेंटर और सेंट्रॉइड ट्राइंगल के अंदर होते हैं। ये गारंटी है, इन सेंटर एंड सेंट्रॉइड हमेशा अंदर होंगे ट्राइंगल की। ये बात पूछी जा सकती है आपसे स्टेटमेंट फॉर्म में, हमेशा अंदर होंगे। इन सेंटर एंड सेंट्रॉइड हमेशा अंदर होंगे, ठीक है। इन सेंटर एंड सेंट्रॉइड ट्राइंगल के क्या होंगे, हमेशा अंदर होंगे, ठीक है, हमेशा। इन सेंटर एंड सेंट्रॉइड ट्राइंगल के हमेशा अंदर होंगे, और बाकी ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर डिपेंड अपॉन एंगल, डिपेंड अपॉन एंगल। आप सोच रहे होंगे मैंने ऐसा क्यों कहा है कि डिपेंड अपॉन एंगल। अगर राइट एंगल ट्राइंगल हुआ तब तो ट्राइंगल की भुजा और शीर्ष पर हो जाएंगे, अगर ऑब्ट्यूज एंगल हुआ तो बाहर निकल जाएंगे। तो इसीलिए मैंने क्या लिख दिया कि ये एंगल पे डिपेंड करेंगे कहाँ होंगे, लेकिन इस बात की मैंने गारंटी दे दी कि इन सेंटर और सेंट्रोइड हमेशा अंदर होंगे, ठीक है। बाकी जितने रूल रेगुलेशन अभी तक हमने पढ़े थे, इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला, हेरोज फॉर्मूला, वो सब कुछ अप्लाई होगा स्क्लीन ट्राइंगल पे। ऐसा कुछ नया नहीं है। स्क्लीन का मतलब हिंदी में एक बार बता चुका हूं, तो अब आप खुद लिखिए। विषम बाहु, इन सबके हिंदी में लिखा चुका हूं। सेंट्रॉइड का मतलब होता है केंद्रक, ऑर्थो सेंटर का मतलब होता है लंब केंद्र। अब यहां पे बता दे रहा हूं, तो आज की क्लास में फिर बार बार हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं लिखूंगा, ये ध्यान रखना। इतना लिख लिया आपने। शीर्ष कोण कोई सा भी हो सकता है, ABC। शीर्ष कोण कोई सा भी हो सकता है, ABC, ऐसे पर्टिकुलर नहीं है कोई। चलो आगे लिखेंगे आइसोसेल्स ट्राइंगल, यानी समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोसेल्स ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज, मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ABC, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज कहता है कि ये दो भुजाएं AB और AC आपस में बराबर होनी चाहिए, इनके सामने के कोण B और एंगल C आपस में बराबर होने चाहिए। अच्छा, आपको एक चीज और पता है इस ट्राइंगल में, कि अगर हम कोई एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं, अगर AD एंगल बाइसेक्टर खींचा है, समझना बात को, आपको पढ़ाया है मैंने, अगर AD आपने एंगल बाइसेक्टर खींचा है, AD क्या खींचा है आपने? एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो इसके बाद AD मीडियन भी होगा, ये बात मैं पढ़ा चुका हूं, याद है ना आपको, कि एक आइसोसेल्स ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर मीडियन भी होता है। एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर भी होगा, यानी हाइट भी होगा परपेंडिकुलर, या इसको एल्टीट्यूड कहते हैं, एल्टीट्यूड भी होगा, हाइट बेसिकली ऊंचाई ट्राइंगल की, ठीक है। अब आपको पता है कि ये दोनों चीजें बराबर हैं, अगर मैंने मीडियन बोल दिया तो ये चीजें बराबर हैं, और आप कह रहे हो कि ये हाइट भी है परपेंडिकुलर, तो मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड भी होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, यानी भुजाओं का लंब समद्विभाजक, हिंदी वाले लिखेंगे इसको भुजाओं का लंब समद्विभाजक। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कोण समद्विभाजक।
मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं। 12th तक मुझे नहीं पता था कि सर्किल वृत्त को कहते हैं, रेडियस त्रिज्या को कहते हैं, बट मैंने भी चीजें सीखी ना। आप कब सीखोगे, बुढ़ापा आ गया। मैंने कहा एडी एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो मीडियन भी होता है, यानी माध्यिका, और वो एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई, और वो भुजाओं का लंब समद्विभाजक भी। इसकी हिंदी होगी भुजा का लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक, ठीक है भाई। क्या होगा, भुजा का लंब समद्विभाजक। तो मैं यहां पे एक चीज पूछना चाहता हूं आपसे, इस चीज को मैथमेटिकली भी लिख देता हूं। अगर एंगल बी ए डी बराबर है एंगल सी ए डी, देन मीडियन का मतलब बी डी बराबर डी सी, ए डी परपेंडिकुलर बी सी। बस यहां तक अगर बात समझ आ गई तो मैं अगला पॉइंट बताऊंगा। चलो, मैं अभी एक चीज बता रहा था आपको, मैंने सोचा कि आप सोच समझ लो, जल्दी जल्दी ना हो कुछ। जैसे हम सब ये बात जानते हैं कि अगर एडी एंगल बाइसेक्टर है तो इन सेंटर इसके ऊपर होगा, मानते हैं, आई इन सेंटर। मैंने कहा अगर ये माध्यिका है तो सेंट्रॉइड भी इसके ऊपर होगा जी। मैंने कहा अगर ये एल्टीट्यूड है तो एच भी इसके ऊपर होगा, होगा या नहीं। मैंने कहा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो सी भी इसके इधर होगा, सी डैश कर लेते हैं, सरकम सेंटर। तो एक बात लिख लीजिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में सारे सेंटर एक ही रेखा में होते हैं और वो होते हैं एडी पे। ऑल फोर सेंटर कौन कौन से भाई, इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर। मैंने क्या लिखा, इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर आर कोलिनियर। आर कोलिनियर इसका मतलब होता है एक ही रेखा में। मैं हिंदी में लिखूंगा इस बात को, एक ही रेखा में, एक ही रेखा में एडी पर। क्या लिखेंगे, एक ही रेखा में एडी पर, यानी सभी सेंटर एक ही रेखा में होते हैं एडी पर। अच्छा, कई बार ना इसकी सीक्वेंस पूछ ली जाती है कि भाई किस सीक्वेंस में होते हैं, तो मैं बच्चों को याद करवाता हूं। अक्सर सीक्वेंस होती है हीगो, ही को। कैसे याद रखोगे, एच मतलब हाइट से बना है तो ऑर्थो पहले आता है सबसे, फिर इन सेंटर आता है भाई, फिर सेंट्रॉइड आता है, और फिर ऑर्थो सेंटर। नहीं, ऑर्थो हो चुका है, सरकम सेंटर। ऐसे याद रख लेंगे। अब आप जैसे याद रखो, मैंने ऐसे बनाया हुआ है इसको हीगो। कल को ये सवाल पूछा जा सकता है, कल को ये सवाल पूछा जा सकता है कि शीर्ष से अगर मैं नामकरण करना चाहूं तो कौन सा सेंटर सबसे पहले आएगा आइसोसेल्स में, ऑर्थो, फिर इन सेंटर, फिर सेंट्रॉइड, फिर सरकम सेंटर। इतनी सी बात अपनी भाषा में लिख लीजिए प्लीज। एक बात बस ये लिख लेना, अगर कोई हमें ये बताए, मैंने आपको रूल लिखाया भी था, अगर आपको हल्का पुल्का याद हो तो, अगर एबीसी एक ट्रायंगल है बेटा, एबीसी, तो ये भुजाएं बराबर हैं ए और ये भुजा बी बराबर। अब कोई कह दे कि बी और सी से माध्यिका, बी और सी से जो माध्यिका खींची है, बी और सी से जो माध्यिका खींची है वो आपस में परपेंडिकुलर है। तो कुछ याद आ रहा है, मैंने पढ़ाया था कि मीडियन बीई परपेंडिकुलर है सी एफ पे, बीई परपेंडिकुलर है सी एफ पे, ठीक है। मीडियन बीई परपेंडिकुलर है सी एफ पे, ठीक है। तो मैं यहां से एक बात कह सकता हूं छोटी सी, 5 BC स्क्वायर, अगर किसी को याद हो तो मैंने बताया था कि 5 BC स्क्वायर बराबर
AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, 5BC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बच्चा याद रख सकता है कैसे कि भैया 5B स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। कल को आपसे इसका रेशियो पूछा जा सकता है, बल्कि पूछा भी गया है कई एग्जाम्स में कि अगर माध्यिका कट कर रही हैं तो A स्क्वायर बटे B स्क्वायर कितना आएगा। ये चीज भी पूछी गई है कई बार, ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको। जिन लोगों को नहीं पता वो समझ लें कि जब B से और C से खींची गई माध्यिका आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो 5BC का स्क्वायर बराबर होता है AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। एक चीज और लिखा रहा हूं यहीं पे, जैसे अब कोई इसमें हाइट पूछने लगे, एरिया पूछने लगे, आपने देखा ये A, ये B, ये परपेंडिकुलर डाला तो कोई H बता सकता है, तब आप कहेंगे जी H निकालना बड़ा सिंपल है, ये B/2 हो जाएगी आधी। तो जो H आएगा वो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 4, यानी मैं कह सकता हूं अंडर रूट के अंदर 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 2, 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 2। ठीक है, कितना लिखा हुआ है 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 2। क्लियर है ये बात? तो आप कहेंगे हाँ हाँ क्लियर है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो अब एरिया कितना आ जाएगा, एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ यानी बेस कितना है B, हाइट कितनी आई है अंडर रूट के अंदर 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 2। तो आप याद रख सकते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तब फिर ऐसे ही निकाल सकते हैं। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालने का तरीका, इसको नोट कर लीजिए, फटाफट से नोट करिए, फिर सवालों पे आते हैं डायरेक्ट। छोटे सवालों से शुरुआत कर रहे हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल पे सवाल पूछने की, बहुत छोटे छोटे सवालों से पूछूंगा। एक एक सवाल आपके जहन में उतारने की कोशिश होगी, बहुत छोटे छोटे सवाल से। जैसे ये एक सवाल मैंने आपसे पूछा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC और AC और AD आधार BC की माध्यिका है जिसमें ABC 35 डिग्री है, तब BAD एंगल कितना होगा। बहुत छोटी सी बात है, देखना भाई। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC और AD आधार BC की माध्यिका है AD। एंगल ABC 35 है। देखिए आपको मालूम है अगर ये 35 है तो ये भी 35 होगा। अब समझना बेटा, अगर ये माध्यिका है तो ये एंगल बाइसेक्टर भी होगी। एंगल A कितना है, आप कहेंगे 180 में से 2 गुणा 35 घटा दिया 70, 110 और 110 का आधा कितना होगा 55 और 55, बात खत्म। BAD 55 आ गया। अगर ये माध्यिका थी तो ये एंगल 90 हो जाएगा, और जब ये 90 है तो ये 35, तो मैं इसको निकाल सकता हूँ 90 में से 35 घटा के। एक चीज को करने के कई सारे तरीके होते हैं, जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं। बोलो। चले मैं एक बहुत प्यारा सा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, बहुत प्यारा सा सवाल। मैं देखना चाहता हूं कि कौन इस सवाल को कर पाएगा, किसके पास ऐसा रुतबा है सवाल करने का। बहुत ध्यान से देख लीजिए। सवाल यह है कि हाउ मेनी आइसोसेलेस ट्रायंगल विद इंटीजर साइड्स आर पॉसिबल सच दैट द सम ऑफ 2 ऑफ द साइड्स इज 16 सेंटीमीटर। पूर्णांक भुजाओं वाले ऐसे कितने समद्विबाहु त्रिभुज संभव हैं जिनमें 2 भुजाओं का योग 16 सेंटीमीटर है। पूर्णांक भुजाओं वाले ऐसे कितने समद्विबाहु, देखिए 2 केस बनेंगे। मैं दोस्त आपके सामने रखता हूं, दोनों केसेस 2 केस बनेंगे। केस 1 कि पहले तो जो बराबर वाली भुजाएं हैं वो ही 8 है, ये मैंने मान लिया। एक तो केस यही बना दिया मैंने। अब जो भुजा C है तो C क्या होगी, आप ये जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। जो C है वो डिपेंड करेगा, C डिपेंड करेगा किस किस पे डिपेंड करेगा, दोनों भुजाओं का जोड़ यानी 16, दोनों भुजाओं का अंतर 0 से बड़ा। यानी यहां से अगर मैं C का मान देखूं तो 1 से लेकर के 15 कुछ भी हो सकता है, यानी टोटल 15 ट्राइंगल बनेंगे। टोटल 15 वैल्यू आएंगे तो टोटल ट्राइंगल 15। ये बात समझ में आई है नहीं? ये बात समझ में आई कि नहीं? अबे गांठें तोड़ दूंगा, सच बता रहा हूं। अच्छे अच्छों की तोड़ी है। तुम क्या चीज हो, क्या चीज है पैसा, तुम क्या चीज है पैसा, क्या चीज है पैसा, क्या। ठीक है, मैंने कहा देखिए 2 केस बनेंगे ना, या तो उन दोनों भुजाओं का ही जोड़ 16 है जो दोनों बराबर हैं,
और अगर वो दोनों बराबर है तो मैंने 8-8 मान लिया, तीसरी भुजा मैंने सी मान ली। सी मैंने बोला इन दोनों का सम 16 और अंतर से बड़ी होगी, यानी 1 से 15, 15 ट्राइंगल इस केस में बनेंगे। अब हम बात कर लेते हैं केस 2 की पीले कलर से। केस 2 की बात कर लेते हैं, किसके कर लेते हैं? केस 2 के। अगर हमने केस 2 की बात की तो आप कहेंगे जी केस 2 में क्या होगा? अगर ये x है, a और b और c, अगर ये x है तो ये भी x होगी और ये 16 माइनस x होगी, क्योंकि अब मैंने इन दोनों का जोड़ 16 लिया है। ये बता दो, अब मैंने इन दोनों का जोड़ 16 लिया है, ये वाली बात समझ आई या नहीं आई? देखो भाई, अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो भुजाएं है कोई भी इसमें एक, मैंने ये x ले लिया, x इन दोनों भुजाओं के जोड़ के बराबर होगी। जोड़ कितना है? 16। इन दोनों के अंतर के बराबर होगी। अंतर कितना आएगा कोई बता सकता है? इसमें से इसको घटा दिया, 16 माइनस 2x, ये आ जाएगा 16 माइनस 2x। तो मैंने देखा कि इससे x एक तो 16 से छोटा होना चाहिए, इधर चला जाएगा x, तो 16 छोटा होगा 3x, यानी x छोटा होगा 16/3 से, या 16/3 छोटा होगा x, ये चीज आ जाएगी। 2x को इधर लेके चला गया, 3x, 16 छोटा है, 3 इधर आ गया, 16/3 x से, यानी 16/3 का मतलब कितना आएगा? आपको पता है कि 5 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी x यहाँ पे 6 से शुरू होगा और 15 तक जाएगा। 6 से शुरू होकर 15 तक जाएगा, टोटल वैल्यू कितनी होंगी? अब 15 तक जाएगा, उसमें 5 वैल्यू नहीं लेनी तो 10 वैल्यू हो जाएंगी। x की वैल्यू आ गई 10, x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। अब 10 वैल्यू x की है और 15 ये, टोटल कितना आ रहा है भाई? 10 ही आएंगी ना, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अच्छा, एक पंगा फंस गया इसमें। अब मेरी बात सुन लो, पंगा फंस गया दोस्त इसमें, मैं बताता हूं। पंगा ये फंस गया कि अगर x 8 हो गया, x अगर 8 हो गया, क्योंकि हमने तो 6 से लिया है ना, और अगर 8 हो गया तो ये कॉमन हो जाए। एक ट्राइंगल कॉमन आ गया दोनों में, एक ट्राइंगल कॉमन आ गया दोनों में। ये पंगा फंस गया कि अगर मैंने, क्योंकि मैं यहां पे भी 8-8 वाला ट्राइंगल ले चुका हूं, मैं यहां पे ऑलरेडी 8-8 सी की वैल्यू 8 भी तो ले चुका हूं। अगर यहां x 8 हुआ तो 8 नहीं होगा, 8 वाली वैल्यू घटानी पड़ेगी, यानी 9 वैल्यू यहां से आएंगी और 15 यहां से, टोटल 24 ट्राइंगल बनेंगे। किस किस को समझ आया? हाथ खड़ा करो। आपको पहले तो ये वाली बात पता है या नहीं कि कोई एक भुजा बाकी दो भुजाओं के जोड़ और अंतर के बीच में होती है? ये पढ़ा चुका हूं, स्टार्टिंग में पढ़ा चुका हूं, इसकी जरूरत पड़ेगी, लिख लो। थर्ड साइड इज बिटवीन सम ऑफ टू अदर साइड एंड डिफरेंस ऑफ टू अदर साइड। तो पहला केस तो ये था कि इन्होंने कहा था कि दो भुजाओं का योग 16 है। अब यहाँ पे दो केस बन सकते थे, या तो जो दोनों बराबर हैं उनका जोड़ 16, तो उन दोनों का जोड़ 16 हो सकता है, या फिर जो भुजा एक बराबर है वो वाली और एक दूसरी जो बराबर नहीं है उसका जोड़ 16 है। तो मैंने दोनों केसेस बना लिए। मैंने बोला 8-8, तो तीसरी भुजा सी मान ली, सी इन दोनों की योग और अंतर के बराबर होगी, 1 से लेके 15 वैल्यू होगी, 15 वैल्यू आ गई। फिर मैंने कहा अगर मैं x मानूं ये, तो इन दोनों का जोड़ या इन दोनों का जोड़ अगर 16 है तो ये 16 माइनस x हो जाएगी। तो मैंने यही लिख लिया कि एक भुजा बाकी दो भुजाओं के जोड़, जोड़ कितना आ रहा है? 16, अंतर कितना आ रहा है? 16 माइनस 2x के बीच में होगी। तो 2x को इधर लेके गए तो 16 छोटा आ गया 3x। अब मैंने क्या किया, एक बार इस पार्ट को सॉल्व कर लिया इतने को, और एक बार इसको अलग से देख लिया। तो x से छोटा आ गया 16/3 और x खुद 16 से छोटा है। 16/3 का मतलब होता है ऑलमोस्ट 5 पॉइंट समथिंग। तो मैंने ये कहा 5.33 की इससे बड़ी होगी वैल्यू, यानी 6 से शुरू होगी और 15 तक जाएगी। लेकिन पंगा ये फंस गया, x 8 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 8 ले लिया, 8-8-8, तो वो 8-8-8 यहां भी आ चुका है इक्विलेटरल ट्राइंगल में। अब कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर क्या पता 8-8 वाला केस ले ही ना, हम क्यों ले रहे हैं, वो इक्विलेटरल बन जाएगा। तो हर इक्विलेटरल ट्राइंगल आइसोसेल्स भी होता है। 8 2 बार आ गया, इसीलिए हमने 8 एक बार हटा दिया, तो यहाँ 9 वैल्यू ली, वहां 15, 24 उत्तर। देखिए एक ही एक सवाल में अगर इतना टाइम लगाओगे तो ज्योमेट्री खत्म करने में कई साल लगेंगे मुझे। अब आ रही है क्या? मैं ये कह रहा हूं, किसी समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है 30, परिमाप 120, तो मैंने कहा कि यह सवाल ट्रिपलेट से भी हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा डेटा आ गया कि ट्रिपलेट नहीं बनना और उत्तर भी रूट में है,
तब हम किस तरीके से करेंगे तो तरीका भी जान लेते हैं और ट्रिपलेट वाली बात भी जान लेते हैं। तो मैंने कहा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार और ऊंचाई पता होनी चाहिए। ऊंचाई 30 है, आधार अगर पता लग जाए तो बात बन जाएगी। तो हमने ये कहा कि अब इनकी सारी भुजाओं का जोड़ तो दे रखा है 2a + 2b। मैंने एक बात और भी कही कि इस पूरी भुजा को BC को b ना मान के हम टुकड़ों में b भी मान लेते हैं ताकि आपकी b आने के रास्ते भी खुले। 2a + 2b कितना होगा 120। a + b कितना होगा 60। a + b 60 होगा। 2a + 2b = 120, a + b कितना होगा 60, ये पता लग गया। अच्छा एक बात तो पता है कि अगर मैं पाइथागोरस लगा दूं यहाँ तो पाइथागोरस होती है कि a² - b² बराबर 30 का स्क्वायर होगा। a² - b² बराबर कितना होगा 30 का स्क्वायर। ठीक है, मैंने फैक्टर कर लिए a + b a - b बराबर 30 का स्क्वायर कितना होगा 900। a + b a - b बराबर 900। a + b कितना है 60, यहाँ 60 रख देते हैं, ये कट जाएगा तो a - b कितना आ जाएगा 15। a - b कितना आ जाएगा 15। अब देखिए मुझे तो b निकालना है तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बोला बच्चों को यार कि जब आपको a - b पता चल गया है 15 और आपको 2b चाहिए तो घटा दो, तो 2b यहां से कितना आ रहा है 45। बेस पता चल गया। अब अगर बेस पता चला है तो एरिया क्या होगा डेल बराबर हाफ बेस 2b 45 है इंटू हाइट 30 है, तो 45 गुणा 15, 75 का 5 हासिल 7, 15 चौका 60 और 7 68, 675। यही उत्तर है इस सवाल का। बोलो भाई। देखो भाई अब एक तरीका ये भी था कि हम मतलब थोड़ा सा मुश्किल तो है बट समझ रहे हैं आप कि थोड़ा मुश्किल है कि हम ये ट्रिपलेट सोच पाते, हम ये ट्रिपलेट सोच पाते कि भाई ये 30 है, ये 45/2 होगा, 7.5 तिया है, 7.5 चौका है, ये 7.5 पंजे है। ये थोड़ा सा मुश्किल था ट्रिपलेट पता रख पाना, इसलिए हमने दिमाग नहीं लगाया। बट हम सोच सकते थे। देखो कैसे सोच सकते थे, ध्यान से समझना, बता दे रहा हूं ट्रिपलेट से भी एक बार। मैं क्या करता, जैसे ये 30 दिया हुआ था ना, तो 30 से मुझे समझ तो आ रहा था कि ये 3 का मल्टीपल है, लेकिन ये 4 का हो रहा है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता। छोड़ो, रहने दो, ट्रिपलेट से ये बेस्ट है। इसमें कोई बहुत ज्यादा टाइम भी हमारा नहीं लगाया है सच। एक बड़ा प्यारा सवाल पूछ रहा हूं, देखता हूं कौन बच्चा बता पाएगा कि नहीं। पहले एक सवाल लिखो जो सीजीएल में इसी साल 2022 में आया है। ऐसा सवाल कर लोगे कभी नहीं, पहले भी आता था, हमारे टाइम पे भी आता था। एक बार ये सवाल देखो, एक समद्विबाहु त्रिभुज MNP एक वृत्त में बना है, यदि MN बराबर MP। एक समद्विबाहु त्रिभुज MNP एक वृत्त में बना है, ये लो बना दिया वृत्त। MN MP कितना है MNP, MN और MP इक्वल दे रखे हैं 16√5, 16√5। NP 32 है, ये 32 है। तो वृत्त की त्रिज्या की लंबाई कितनी है ये बताना है। देखिए बड़ा सिंपल है, इसका मतलब है कि सरकम रेडियस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सरकम रेडियस, ये पूछ रहा है। अब सरकम रेडियस R क्या होती है, ABC/4 यही होती है। यानी अगर एरिया पता लग जाए तो बात बन जाएगी। देखिए कोरिया का बच्चा भी यहाँ पे जानता है कि अगर ये परपेंडिकुलर खींचा तो ये 16 होगी, और अगर ये 16 है और ये √5 है, आप ये कह सकते हो कि कभी भी ये याद रखना जीवन में, अगर कोई ये कहे कि ये 1 और ये √5, इसका मतलब ये 2 होगी, क्योंकि 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर ही 5 होता है। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं बिना किसी पाइथागोरस के कि 16 है और ये 16√5, तो 16 दूनी 32 होगा, हाइट 32 होगी। आप सोच रहे हो कि मैंने हाइट क्यों निकाली, क्योंकि मुझे एरिया चाहिए ट्राइंगल का। तो सरकम रेडियस का जो फॉर्मूला है वो तीनों भुजाएं, यानी 16√5, 16√5 ये इस साल आया और हमारे टाइम पे मेंस में आया था ये सवाल। 32/4, डेल क्या होगा हाफ, बेस कितना है 32, हाइट कितनी है 32। तो आप देखेंगे इतने 32 आ गए, तो 32 से 32 खत्म होते रहेंगे। 16
दूनी 32, ये खत्म हो गया। 4 चौक 16, तो ये कितना आ रहा है, √5 √5, 5 चौक 20। 20 इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों का 20 आ रहा था? शुभेंदु सिंह का 20 आ रहा है। बड़ा प्यारा सवाल था और बड़े प्यारे तरीके से हमने इसको अंजाम भी दिया। ये सवाल बहुत प्यारा है, देखते हैं कौन बच्चा कर पाएगा इस सवाल का उत्तर। देखो फिर से एक बात आ रही है कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए तो बात इतनी सी है कि भैया बेस इंटू हाइट चाहिए, और बेस 2 दिया हुआ है, हाइट की दरकार है। बेस दिया हुआ है, इन्होंने कहा हुआ है कि समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी है और उसकी असमान भुजा 2 है, यानी ये 2 दिया हुआ है। अब हाइट चाहिए, तो मैंने कहा पहले हम ये वाली भुजा निकाल लें। आपने कहा हाँ ये निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि इन्होंने दिया हुआ है कि इस भुजा से खींची गई माध्यिकाएं आपस में लंबवत हैं, तो 5BC² यानी 5 गुणा 2 का स्क्वायर बराबर A² प्लस A²। ठीक है, तो ये कितना आ गया दोस्त? 2A² बराबर 20 आ गया, यानी मैं कह सकता हूं A² बराबर A² कितना आ गया? 10। ठीक है, A² अगर 10 है तो क्या हम हाइट निकाल सकते हैं दोस्त? तो आप कहेंगे हाँ जी, परपेंडिकुलर डाला, हाइट h, ये 1 में बट जाएगा। तो जो कमबख्त h² होगी वो होगी A² माइनस 1 का स्क्वायर। आपको पता है A² 9 है, 9 में से 1 गया, कितना आ गया? 10 है, सॉरी 10 है, और 10 में से 1 गया 9, यानी हाइट कितनी आ गई? यहां से 3 कह सकते हैं। हाइट हमारी 3 आ गई। जैसे हाइट 3 आई तो हम यहाँ पे चले गए एरिया पे, हाफ 2 गुणा 3, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? 3। किसी बच्चे को डाउट है तो बता दो। एक और प्यारा सवाल देखिए, ये सवाल देखिए जल्दी से। कुछ प्रीवियस ईयर सवाल करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें PQ बराबर PR बराबर 25, PQ बराबर PR बराबर 25। यदि PS QR पर P से इस प्रकार माध्यिका है कि PS बराबर 7। अब देखिए, पता है इसमें यही पंगा है कि लोगों को यही नहीं पता होती कि PS माध्यिका है। अब भैया अगर PS माध्यिका है तो यहां पे लिख लीजिए कि PS हाइट भी होगी। मानते हो? यही तो हमने सीखा कि कहने के लिए माध्यिका है ये, बट ये हाइट भी होगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल में माध्यिका ही हाइट होती है। अब बच्चा बोला कि अगर ये हाइट है तो ये 7 और ये 25, तो ट्रिपलेट से ये 24 होगा, और ये माध्यिका है तो ये भी 24 होगा, दोनों ही परपेंडिकुलर है। तो फिर जो QR पूछी है वो कितनी हो जाएगी? 48। क्या इस सवाल को करने में कोई तकलीफ आई? क्या इस सवाल को करने में कोई तकलीफ आई किसी बच्चे को? मुझे बता दो। अगला सवाल देखें भाई, देखो भाई, समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, AB बराबर AC, AD BC के लंबवत है, AD BC के लंबवत है। यदि AD बराबर 12, AD बराबर 12, ABC का परिमाप 36, तो BC की लंबाई बताओ। गजब सवाल है। BC की लंबाई, BC की लंबाई पूछ रहे थे कि एक तरीका तो वही है, एक तरीका तो वही है कि मैं इसको A मानूं, इसको A, लफड़ाई ना करूं, ये B और ये B। आप कह देंगे जी परिमाप अगर 36 है यानी कि 2A प्लस 2B 36 है, तरीका बताया ना मैंने पीछे, तो A प्लस B कितना आ गया? 18। अगर A प्लस B 18 है और A² माइनस B² कितना है? 12 का स्क्वायर। तो मैंने इसके 2 फैक्टर कर दिए, एक A प्लस B, एक A माइनस B बराबर 144। अब कोरिया का बच्चा भी ये जानता है कि A प्लस B 18 है, और 18 इससे कटेगा तो 8 बार कटेगा, तो A माइनस B 8 आ गया। अगर मैं घटा दूं तो मुझे 2B मिलेगा डायरेक्ट, और वो है 10, और वही पूछा है बेस 10। क्या सबका 10 आ गया था दोस्त? क्या सबका 10 आ गया था? बताओ।
ट्रिपलेट सोच पाना यहाँ पे इजी था। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये बात तो है कि यहाँ पे आप सोच सकते थे कैसे, जैसे 12 होता है, 12 के साथ 5, 12 13, ये 13, ये 5, तो आपको देखना पड़ता है कि क्या 5 5 10 और 13 13 26 36 आ रहा है जी, आ रहा है, आ रहा है, तो 5 और 5 10 उत्तर आ जाता। कोई बड़ी बात नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि मुश्किल है, मैंने तो आपको बताया कि या तो आप ट्रिपलेट सोच लो या आपको तरीका आ जाए, दोनों में से कोई एक चीज आ जाए तो बात बन जाएगी। सीख लो भाई कोई एक चीज। आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग लगाइए इक्विलेटरल ट्रायंगल। इतनी देर हो गई आइसोसेल्स पढ़ते हुए, काफी है, यही सब छोटी छोटी चीजें आएंगी, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल लिखेंगे हेडिंग, इक्विलेटरल ट्रायंगल। हिंदी में क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो ABC, ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी, सी के सामने की भुजा सी, लेकिन सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ए ही लिख देते हैं। सारी भुजाएं इक्वल है। ईच एंगल कितना होगा? एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर 180/3, 60 डिग्री। 60 डिग्री हो जाएगा, ईच एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। जैसे अभी तक हम जो पढ़ रहे थे, आपने एक चीज देखी थी कि जैसे ये दो भुजाएं बराबर हैं, आइसोसेल्स ट्रायंगल है, तो ये वाला एंगल बाइसेक्टर मीडियन बन जाता था। लेकिन ये दोनों भुजाएं भी बराबर हैं, तो ये वाला एंगल बाइसेक्टर भी मीडियन बन जाएगा या हाइट बन जाएगा। ये वाला एंगल बाइसेक्टर भी, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो जो हम आइसोसेल्स में पढ़ते थे उसमें ये था कि जो दो भुजाएं बराबर हैं उनसे जो एंगल बाइसेक्टर निकल रहा है वो मीडियन भी होगा, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा, वो हाइट भी होगा, सब कुछ होगा। इसमें क्या है कि ऑल मीडियंस, इसमें आपको कैसे लिखना पड़ेगा कि ऑल एंगल बाइसेक्टर, ऑल एंगल बाइसेक्टर बराबर ऑल मीडियन बराबर ऑल हाइट्स बराबर ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये वाली बात समझ आई? वहां पे एक एंगल बाइसेक्टर मीडियन था, हाइट था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था। यहां पे सारे एंगल बाइसेक्टर, सारी माध्यिकाएं, सारी हाइट, सब कुछ बराबर है। इसके होने से क्या हुआ? इसके होने से ये हुआ कि जब ये जिस एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, अगर ये सारे एंगल बाइसेक्टर हैं तो ये इनसेंटर होगा, अगर ये सारी मीडियन है तो ये सेंट्रॉइड होगा, अगर ये सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं तो ये सरकम सेंटर होगा, और अगर ये सारी हाइट्स हैं तो ये ऑर्थो सेंटर होगा। तो सबसे कमाल की बात आपको लिखनी है इसके अंदर, इसी वजह से ऑल फोर सेंटर्स, ऑल फोर सेंटर्स आपको पता है कौन कौन से, खुद से लिख लीजिएगा, lie on a single point, lie on a single point। सभी चारों केंद्र एक ही जगह पर स्थित होते हैं, सभी चारों केंद्र एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये बड़ी बात थी। अब मुझे ये मालूम है, ध्यान से समझना बेटा, प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर ये इन सेंटर है तो ये दूरी स्मॉल आर होगी, और अगर ये सरकम सेंटर है तो ये दूरी कैपिटल आर होगी, और अगर ये सेंट्रॉइड है तो ये 2:1 में होगा। ये बात भी मुझे पता है। तो मैं ये कह सकता हूं यहां पे कि R/R बराबर 2/1। ठीक है भाई, ये बात पता चल गई। अच्छा, आप हाइट बता सकते हो? जैसे आपको पता है कि ये A/2 है, तो यहां से AD, कहने का मतलब हाइट कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी अंडर रूट के अंदर A² - A² / 4, A
√3/2 ये हाइट होती है, ये हाइट होती है। जब मैं इस हाइट को 2:1 में डिवाइड कर दूं, इस a√3/2 को 2:1 में डिवाइड कर दूं, तो आपको बता देता हूं कैपिटल आर कितनी आ जाएगी, याद रखनी है, सर्कम रेडियस a/√3, स्मॉल आर कितनी आ जाएगी, a/2√3। हम इसे फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे, जो फॉर्मूले हमने पीछे पढ़े, del/s से भी निकाल सकते थे। देखिए दो तरीके से बताता हूं, याद होगा आपको कि आर का जो फॉर्मूला था वो था a4, अब इसका एरिया होता है √3/4 a²। यहां से निकालोगे तो ये आ जाएगी a/√3। स्मॉल आर की बात करूं तो वो होती है del √3/4 a² 3a/2, या तो ऐसे कर लो। मैंने क्या किया, मेरी बात सुनो, मैंने क्या किया, मैंने कहा ये हाइट है, अगर ये सेंट्रॉइड है तो यहां से वर्टेक्स की दूरी को कैपिटल आर कहते हैं, अगर ये इन सेंटर है यहां से साइड की दूरी को आर कहते हैं, और अगर ये सेंट्रॉइड है तो ये 2:1 में बांटेगा। तो मैंने हाइट हुई जो a√3/2 था, इसको डिवाइड कर लिया था 2:1 में। कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। ये आ गई a√3/2, ठीक है। अब बात समझो ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं। अगर एरिया निकालना होता, जैसे एरिया की जरूरत भी पड़ी है, तो एरिया होता हाफ, और बेस कितना है a, और हाइट कितनी आ रही है √3/2a। तो ये एरिया कितना आ जाता, √3/4a²। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया यही होता है। तो जितनी बातें बोर्ड पे लिख रही हैं, जितनी बातें बोर्ड पे लिख रही हैं, क्या आप ये सब समझ पाए हैं? एक पॉइंट और रह गया है लास्ट में, वो बता देता हूं। अगली लाइन पे जा रहा हूं। अब आपको याद क्या क्या रखना है, हाइट √3/2a होती है, एरिया √3/4a² होता है, कैपिटल आर a/√3 होती है, पिरामिड तक जरूरत पड़ेगी, स्मॉल आर a/2√3 होती है, ठीक है। ऑल एंगल बाइसेक्टर, ऑल मीडियन, ऑल हाइट, ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सब इक्वल होते हैं, जिसकी वजह से सारे सेंटर्स एक सिंगल पॉइंट पे लाई करते हैं। कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो 2:1 होगा, और ये मैंने अलग से निकाल के बता दिया था del/s करके। ये मैंने कैसे निकाला, del/s करके। बट आपको केवल याद रखना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब आप कहो तो अगला पॉइंट बता के इसके सवालों पे आ जाए, अगला पॉइंट बता के इसके सवालों पे आ जाए। अगला पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट नोट बना के लिख लेना इसको। जैसे कोई अगर ये कहता है, अभी आपने हाइट देखी थी, लेकिन हाइट तो वर्टेक्स से थी। मान लेते हैं कि मैंने हाइट को इस कदर खिसका दिया कि मैं यहां से हाइट ले रहा हूं P पॉइंट से, और मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींचा P1, मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींचा P2, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींचा P3। तो अब आपको पता है कि ये तीनों हैं तो परपेंडिकुलर, बट ये टुकड़ों में, तो टुकड़ों में या मैं इसको इधर खींच के रख दूं तो पूरा एक परपेंडिकुलर हो जाता। तो आपको याद बड़ा आसानी से हो जाएगा कि P1 और P2 और P3 जो परपेंडिकुलर के पार्ट हैं, ये हाइट के ही बराबर होंगे √3/2a। यहां से मैं a निकाल सकता हूं, a बराबर 2/√3, ब्रैकेट में P1 प्लस P2 प्लस P3। कहो तो इसका प्रूफ बता दूं या इसको ऐसे ही याद रख लेंगे, इसको ऐसे ही याद रख लेंगे या प्रूफ बता दूं? प्रूफ निकालने के लिए करना कुछ नहीं है, इस ट्राइंगल के एरिया को इक्वल कर देंगे। देखो मैं क्या करूंगा, इसको यहां से मिलाऊंगा, इसको यहां से मिलाऊंगा, इसको यहां से, और मैं कह दूंगा कि एपीबी का एरिया प्लस बीपीसी का एरिया प्लस एपीसी का एरिया बराबर √3/4a²। ठीक है, ठीक है। तो हम एपीबी का एरिया क्या होगा, ए और ए, ठीक है। तो एपीबी का एरिया क्या है, हाफ ऑफ ए इंटू P3 प्लस हाफ ऑफ ए इंटू P2 प्लस हाफ ऑफ ए इंटू P1 बराबर √3/4a²। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं यहां से कि P1 प्लस P2 प्लस P3
बराबर कितना आ जाएगा, वही आ जाएगा जो हमारी आपकी भी बात हो रही थी। यही चीज मैं कह रहा था कि इसको ऐसे ना याद रखे, ऐसे याद रखेंगे कि ये हैं तो सारे परपेंडिकुलर ही, तो तीनों परपेंडिकुलर का सम क्या होगा, √3/2a। तीनों परपेंडिकुलर का सम क्या होगा, √3/2a। एक समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। एबीसी अंतः त्रिज्या की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 3 है, 3 है। अब देखना भाई, एक बात बताओ, अगर ये अंतः त्रिज्या है तो मैं जानता हूं कि अगर ये इन सेंटर है तो ये सेंट्रॉइड भी होगा। ये सेंट्रॉइड है तो ये माध्यिका भी होगी, और ये 3 और ये 6 होगी, 2:1, तो पूरी लंबाई माध्यिका की कितनी आ जाएगी, 9। क्या इस सवाल को करने में कोई दिमाग लगा? जब सारे पॉइंट एक ही बिंदु पर हैं, जब सारे पॉइंट एक ही बिंदु पर हैं तो बात खत्म। एक सवाल देखेंगे, बहुत आसान सा पूछ रहा हूं। देखिए भाई, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, डीबीसी पर एक बिंदु है। इस प्रकार है कि एडी परपेंडिकुलर है बीसी पे। तो अब देखिए, अगर ये परपेंडिकुलर है तो हम सब जानते हैं कि AB का तो पता नहीं, AB जब सारी भुजाएं बराबर हैं तो AB मान लेते हैं, ये 2 है, ये 2 है, तो ये 1-1 होगी। AB और BD का अनुपात 2-1 होगा। कौन सी बड़ी बात थी? ये सवाल देखेंगे। एक समबाहु त्रिभुज PQR की भुजा QR को बिंदु S तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि QR बराबर RS और PS से जुड़ जाए, तो PSR का माप क्या है? एक समबाहु त्रिभुज PQR की भुजा QR को बिंदु S तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है, QR को बिंदु S तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है, थोड़ा S तक बढ़ा लेते हैं इसको, बिंदु S तक, QR बराबर RS, ये बराबर है दोनों, ठीक है। और P को S से जोड़ दिया, जोड़ सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे इन्होंने जो पूछा है वो PSR पूछा, और कोई भी बच्चा बता सकता है कि अगर ये इसके बराबर है तो ये इसके भी बराबर होगी, ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, और ये एंगल 60 डिग्री होगा, तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल है जो इन दोनों के सम के बराबर होगा। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने के कोण बराबर, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये 30 डिग्री होंगे? आया था किसी का 30 डिग्री? आगे बढ़े, उसमें आके पढ़ लो, एक समबाहु त्रिभुज का अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर है। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर है, इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि हम ये ना ही बनाएं कुछ, तो भी क्या फर्क पड़ रहा है। हमें पता है स्मॉल r 3 है, और स्मॉल r का फॉर्मूला a/2√3 होता है, तो फिर हम यहां से a निकाल सकते हैं 6√3, 6√3। यदि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है और PQR क्रमशः AB BC CA के मध्य बिंदुओं को निरूपित करते हैं, तो PQR मस्ट बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। PQR एक समबाहु त्रिभुज होना चाहिए। देखें, ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है, PQR AB BC CA के मध्य बिंदुओं को निरूपित करते हैं, AB P Q और R बिंदुओं को निरूपित करते हैं, तो PQR मस्ट भी क्या होना चाहिए अगर ये मध्य बिंदु है? देखिए, एक बात तो तय है, अगर ये मध्य बिंदु है तो हम सब जानते हैं, हम सब ये बात जानते हैं कि ये भुजा अगर सारी 2A है ये, और ये मध्य बिंदु है, तो ये A होगी। अब ये भी 2A है तो ये फिर A होगी, ये भी 2A है तो फिर ये A होगी। बताओ बताओ बताओ, ये बात क्लियर है कि नहीं? 2A 2A 2A, तो ये मस्ट भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होना चाहिए, ये बात तो तय है। और PQ प्लस QR प्लस PR AB के बराबर नहीं होगा, 2AB के बराबर नहीं होगा, राइट एंगल ट्राइंगल की गारंटी। पहला वाला सही है A। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी बता, उत्तर तू बता, जल्दी जल्दी बता, उत्तर तू बता। G ABC का केंद्रक है, देखिए G ABC का केंद्रक है, ABC ट्राइंगल है,
और जी एबीसी का केंद्र। यदि AB बराबर 10 है, AB बराबर 10, तो AG की लंबाई बताओ। AG की लंबाई, देखिए AG यहाँ पे क्या होगी, आपको पता है ये सरकम सेंटर भी होगा तो कैपिटल R होगी। कैपिटल R A/√3 होती है और A आपने 10 दे दी तो 10/√3। अगर ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर लें तो 10√3/3 कितना होगा, 10√3/3। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में, ये जल्दी से देख लीजिए, ईडी परपेंडिकुलर है बीसी पे। देखिए एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में ईडी परपेंडिकुलर है बीसी पर, ईडी परपेंडिकुलर है बीसी पर, ठीक है। देखिए मैं ऐसे सवालों में जनरली क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ आप इस भुजा को 2 मान लो, ये 2 तो ये 1 ईडी कितनी आ जाएगी, √3, ठीक आ जाएगी √3। अब आप चेक कर लो कौन सी भुजा कौन सा रिश्ता सेटिस्फाई कर रहा है। AB का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, और ये AD का स्क्वायर नहीं करेगा। AB का स्क्वायर 4 चौक 16 नहीं करेगा। 3AB का स्क्वायर यानी 4 तिया 12, और AD का स्क्वायर 3 4 तिया 12, सी कर रहा है। सी इज द करेक्ट। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 3√7 सेंटीमीटर है, BC पर बिंदु P इस प्रकार है। ABC की भुजा 3√7 है और BC पर बिंदु P इस प्रकार है कि BP और PC 1:2 के अनुपात में। AP की लंबाई पूछ रहा है। वाह, देखिए अगर ये BP और PC 1:3 के अनुपात में है, सारी भुजाएं बराबर हैं, तो मैं कह सकता हूं कि ये √7 और ये 2√7 होगा, और ये 3√7 है, ये भी 3√7 है। तो आपको कुछ स्टेवर्ट थ्योरम याद आ रही है किसी को, हल्का पुल्का अगर किसी को स्टेवर्ट थ्योरम याद आ रही है तो स्टेवर्ट थ्योरम थी AP बराबर √, इन दोनों का गुणनफल 3 तिया 9 7 63 माइनस इन दोनों का 14 49 यानी कि 7। किसी को याद थी स्टेवर्ट? ABC, आप क्या करो ना, इसको 2 और 4 कर लो, कर सकते हैं, बड़ी बात नहीं। 2 और 4 कर सकते हैं, आप कहेंगे हाँ जी कर सकते हैं। देखो भाई, तो ये 2 और ये 4, आप सोचेंगे मैंने क्यों करा, ताकि जब मैं परपेंडिकुलर डालूं तो मुझे पता चल जाए ये 6 तो 3 3 में बढ़ जाएगा, ये 1 3 हो जाए। आपको पता है पूरी भुजा कितनी है, तो आप कहेंगे जी पूरी भुजा है दोस्त 6, तो ये भी 6 ये भी 6 है कि वैल्यू बाद में देख लेंगे, पहले इतना समझो। फिर आपने कहा कि जी ये 6 और ये 3, तो 6 36 में से 9 गया तो ये √27 परपेंडिकुलर, बोलो आएगा कि नहीं √27? अगर ये √27 और ये 1, तो AP कितना आ जाएगा पाइथागोरस से, √27 और 1 √28, यानी कि 2√7 आ जाएगा। इसकी वैल्यू बतानी है हमें। तो मैं ये कह रहा था दोस्त, अगर 6 की वैल्यू 3√7 है तो 2 की वैल्यू √7 है, बेसिकली 2 की वैल्यू √7 है, तो यहां पे रख दें तो कितनी आ जाएगी, 2 की √7 7 आ जाएगी, उत्तर। ऐसा ही सेम सवाल एक और पेपर में आया हुआ है, लिख लीजिए ताकि आपको आइडिया रहे। सेम सवाल है, इसको RW में लिख लीजिए, स्टेवर्ट लगाइएगा या जो दिल करे वो लगाइएगा। छोटे छोटे सवाल ये भी RW में लिख लीजिए, RW में लिख लीजिए। वैसे तो आसान सवाल है, फिर भी अगर किसी बच्चे को ना आए, एक सवाल और करिए आप। ये सवाल देखिए जल्दी से। देखिए अब त्रिभुज की भुजा पूछ रहा है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि P1 + P2 P3 बराबर √3/2A, दे ही बताया था मैंने। तो दांते ए कितना होगा, A बराबर 2/√3 ब्रैकेट में P1 + P2 + P3 कितना है, 3 + 7
प्लस 9, 9 तोले होते हैं 22 दूनी 44, 44 बते √3, यही आंसर है। 44 बते √3 है, √3 तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेने, आंसर कितना आ जाएगा 44 √3 बटे 3। ए इद्दा तरह तांतर, ए इद्दा तरह तांतर, ए ही तरह तांतर है इस सवाल का। इतनी तो दाऊद है। चले कुछ एक सवाल जो मैं होमवर्क में दूंगा वो आपको करने हैं, जैसे कि ये सवाल है RW, आसान है ये सवाल है RW, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ बहुत अच्छे से। ये भी सवाल बहुत अच्छा सवाल है भाई, मैं हिंट भी दे देता हूँ कैसे करना है। कुछ नहीं करना, बस परपेंडिकुलर खींच देना, परपेंडिकुलर खींच के पाइथा लगा देना। ये सेम सवाल है जो अभी हमने पीछे किया है। यहाँ पे एडी दे के भुजा पूछ ली, RW एरिया दे के साइड पूछ रहा है। ये सवाल रहने देना, जरूरत नहीं है अभी, ये भी रहने देना। ये करना है मीन्स का, ये अभी करना है, मीन्स वाला सवाल अभी करना है। देखिए कितना आसान सवाल पूछा है मैंने क्या कहा है कि समबाहु त्रिभुज ABC में D और E, AB और AC पर इस प्रकार हैं। ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, D और E AB और AC पर हैं, D और E AB और AC पर है। इस प्रकार है कि AD बराबर CE, ये दिया हुआ है AD बटे CE, ये दोनों बराबर दे रखे। BE और CD बिंदु F पर काटते हैं, BE और CD F पर काटते हैं, ठीक है। CFB का मान पूछ रहा है, CFB। वाह 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 वाह, क्या सवाल है, बता सकता है कोई बच्चा कैसे होगा? कोई भी बच्चा बता सकता है। In equilateral triangle ABC, D and E are points on side AB and AC respectively such that AD बराबर CE, BE and CD intersect at F. The measure of CFB क्या होगा? देखिए अगर ये भुजा पूरी A है और ये X है तो ये A माइनस X है, ऐसे ये X है तो ये A माइनस X है, ये तो दिया ही है हमें। तो पूरी भुजा A थी, A और X, इसमें भी A और X है, और इनके बीच का कोण तो पता चल नहीं रहा हमें, चल रहा है क्या नहीं। मैं ये कह रहा था यहाँ पे एक छोटी सी चीज कह रहा था कि जैसे ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में एक भुजा X है और एक भुजा A है और उसके बीच का कोण 60 डिग्री, मानते हो? अब ऐसे ये वाला ट्राइंगल है, लाल कर लेते हैं, ये और ये और ये, एक भुजा X है और ये A है और बीच का कोण 60 डिग्री। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं? कौन कौन से? DAC कॉन्ग्रुएंट है, DAC कॉन्ग्रुएंट है किसके? ECB के, ECB के। बोलो कह सकता हूं, ये बात सही है कि नहीं? कॉन्ग्रुएंट कह सकता हूं, कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि दो भुजाएं बराबर हैं। इसका मतलब अब इनकी तीसरी भुजा भी आपस में बराबर होगी, तीसरी भुजा भी आपस में बराबर होगी। और अगर तीसरी भुजा बराबर हो गई, कौन सी भुजा है भाई इनकी तीसरी? एक की तो ये है और एक की ये है, ये आपस में बराबर होंगी दोनों भुजाएं। और अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, मिड पॉइंट तो दिया नहीं था, हम एक तीसरी भुजा हमने बराबर कर दी। और क्या क्या बराबर कर सकते हैं? एंगल भी बराबर कर सकते हैं ना। हाँ, हम इसमें ए के सामने की एंगल ये कह सकते हैं, मान लेते हैं थीटा। इसमें ये भुजा, इसमें ए के सामने का ये थीटा होगा, ये थीटा होगा। और कौन सा है एक और एंगल? एक ये एंगल मान लेते हैं, हमने अल्फा मान लिया, इस वाले में ये अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हैं, बहुत ध्यान से देख पा रहे हैं कि अल्फा प्लस थीटा 120 आ रहा है। बोलो, थोड़ा लंबा चला गया सवाल भाई। मैं ये कह सकता हूं ना, इस ट्राइंगल में ये 60 है तो ये थीटा प्लस अल्फा कितना होगा? 120। अच्छा आप देख रहे हो, अगर ये थीटा और ये अल्फा है तो ये भी थीटा प्लस अल्फा है,
कैसे? क्योंकि इसका एक्सटीरियर है और यही पूछा है हमसे। वैसे मैं एक बात कह सकता हूं कि अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई ना, तो ये दोनों भुजाएं बराबर होने का मतलब हम ये कह सकते थे कि ये सरकम सेंटर इन सेंटर या सेंट्रोइड बनेगा, तो ये 60 है तो 120 होगा। बट कुछ ऐसा क्लू मिल नहीं रहा था, बात ये थी, कुछ ऐसा क्लू मिल नहीं रहा था दोस्त। अब क्लू नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। चले अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद, बाय।